हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिजिक्स फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर बात की थी। देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब किसी डेफिनेट शेप या साइज वाली बॉडी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है तो वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर, उसकी लेंथ के अक्रॉस, उसके सरफेस के अक्रॉस या फिर उसके वॉल्यूम के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिकली गॉस थ्योरम, या जो टॉपिक चल रहा है ये गॉस थ्योरम पर चल रहा है। और गॉस थ्योरम भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका प्रूफ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है एप्लीकेशंस। Applications of Gauss theorem। Applications of Gauss theorem बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Applications of Gauss theorem बेसिकली यहां पर there are 6 applications of Gauss theorem। Gauss की 6 एप्लीकेशंस है। वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे और Gauss की हेल्प से हम देखेंगे कि अलग अलग चार्ज सरफेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। गॉस की जो थ्योरम है ये बेसिकली किस पर रिलाय करती है या इससे क्या फाइंड किया जाता है, अलग अलग चार्ज सरफेस बॉडीज के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए हमारी जो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहली एप्लीकेशन जो है यहां पर गाइस वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन किसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है, यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करके गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करनी है। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर सिचुएट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कुछ था KQ/R²। यही एक्सप्रेशन हम दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए किस तरह से। सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर गॉस थ्योरम कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा एक पॉइंट चार्ज। तो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू से जैसा कि एक्सप्रेशन आपको बोल रहा है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के कुछ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पॉइंट P। इस पॉइंट पर आपको इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्योंकि हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, गॉस थ्योरम। तो एक पॉइंट हमेशा अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि गॉस थ्योरम जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो रियल हो या हाइपोथेटिकल। गॉस थ्योरम हमेशा किसके लिए अप्लाई होती है, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होती है गाइस। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होने का मतलब क्या है कि यहां पर देखिए कोई क्लोज सरफेस तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें यहां पर हाइपोथेटिकली, इमेजिनरीली क्या करना पड़ेगा, एक गॉस थ्योरम कंसीडर, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कंसीडर करता हूं, देखिएगा इस डिस्टेंस r को, चार्ज q से पॉइंट p की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस r को ही क्या करें हम, एक रेडियस मानते हुए इस q चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी सरफेस, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल स्फेयर जो चारों तरफ से क्या है, बंद है और चार्ज q यहां पर माना जा रहा है कि इसके सेंटर पर लोकेटेड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको r डिस्टेंस को एक रेडियस मानते हुए इसके चारों तरफ हम एक स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं। और स्फेयर कंसीडर करने के साथ साथ मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करता हूं। इस एलिमेंट्री एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा गाइस, ठीक है, वो क्या होगा, डीए वेक्टर।
क्या होगा, डीए वेक्टर, और वो कहां होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इस यहां पर ये जो पॉइंट पी है इस एलिमेंट्री एरिया पर ही आ रहा है, छोटे से एरिया पर, तो इस पॉइंट पी पर क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी होगी डीई, वो भी कहां होगी, बाहर की तरफ, या इसको डीई ना भी लिखें, इसको सिर्फ डीई लिखें। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी पॉइंट क्यू की वजह से वो क्या होगी, ई। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through elementary area DA, इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री एरिया DA, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा, देखिए, डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए ही होता है। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। ई और डी ए के बीच में एंगल आप देखें, ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहां पर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहां पर ई और डी ए के बीच में जो एंगल बनेगा गाइस वो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया तो डी फाई की वैल्यू हो जाती है यहां पर ई डी ए, ई डी ए। क्लियर। देयरफॉर ई डी ए आ गया हमारे पास। नाउ फॉर कंप्लीट स्पेयर, अगर हमारे पास में एलिमेंट्री एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू डी फाई इक्वल टू ई डी आई है, तो कंप्लीट स्पेयर के लिए कितनी आ जाएगी गाइस, कंप्लीट स्पेयर के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेशन ई डी ए फ्रॉम 0 टू ए। देखिए यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा वो एरिया के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि एरिया को ही हमने श्रिंक किया है, तो एरिया को ही हम वापस बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, इस एरियल सरफेस के हर पॉइंट पर चार्ज क्यू की वजह से इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है रेडियस के बराबर और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो इस एरिया सरफेस के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। इस वजह से हम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एरिया के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो जब एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 5। क्लियर। लिमिट्स आप पुट करना चाहे तो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई बाहर आ गया और 0 टू ए एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 ई, और ये हो जाएगा ए माइनस 0, क्योंकि डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और उस पर अगर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा ए माइनस 0। तो बेसिकली फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ई इंटू ए, यही आएगी। कंप्लीट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू ए। चलिए बहुत अच्छी बात। जब ई इंटू ए आ गई तब अगेन दोबारा से अब हम क्या करेंगे, अगेन बाय गॉस लॉ। अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूं, गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई होगा, गॉस लॉ अप्लाई होगा हमारे इस स्पेयर के लिए। गॉस लॉ हमें क्या देता है, इस पूरे स्पेयर से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। तो दोबारा से क्या मैं गॉस लॉ की हेल्प से इस पूरे क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? जी हां, मैं कर सकता हूं। तो वो क्या हो जाएगी, देखिए अगेन बाय गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through complete sphere phi वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। आपके स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, आपके स्पेयर में देख लीजिए टोटल चार्ज की वैल्यू आपकी क्यू ही है, तो इस स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गॉस लॉ से अगर हम पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास में, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से बात करें तो उसके थ्रू पासिंग फ्लक्स की वैल्यू पूरे सरफेस से वो भी कितनी आ रही है, ई इंटू ए। क्या ये दोनों फ्लक्सेस एक ही स्पेयर के लिए हैं, एक ही सरफेस से है, बिल्कुल हाँ एक ही सरफेस से है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस, हम यहां पर हमारी जो इक्वेशन 2 है और ये जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से स्पेयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई इंटू ए, और गॉस लॉ से या गॉस थ्योरम से स्पेयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही एक ही स्पेयर से पास होने वाले फ्लक्स हैं, ये दोनों ही एक ही स्पेयर से पास होने वाले फ्लक्स हैं। तो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो ये हो जाता है कुछ E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका E इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए जो है ये आपके स्पेयर का एरिया है, जो कि कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्पेयर का एरिया कंसीडर करना है ना हमें, तो जो कि क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब अगर यहां देखें तो हम जानते हैं कि K जो होता है हमारा K कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर हम कंसीडर करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा K बन जाता है। तो E क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा K क्यू बाय आर स्क्वायर। E हो जाता है आपका K क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं K की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो ये देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर या गॉस थ्योरम की हेल्प लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाती है हमारे पास में, E इक्वल्स टू K क्यू बाय आर स्क्वायर। देख सकते हैं आप दोबारा से किस तरह से कैलकुलेट किया गया है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने एक चार्ज लिया, ठीक है, उसकी वजह से किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर सिचुएट पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस अप्लाई किया, कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि गॉस थ्योरम बिना क्लोज सरफेस के अप्लाई नहीं हो सकता। फिर हमने यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया और इस एलिमेंट्री एरिया से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट किया बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने क्या कर लिया, कंप्लीट स्पेयर से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। फिर इसी स्पेयर के लिए हमने गॉस थ्योरम अप्लाई की गाइस और उससे हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक ही स्पेयर के लिए पासिंग फ्लक्स हैं। तो इन दोनों को हमने इक्वेट किया और यहां से हमने इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इजी, क्वाइट इजी। चलिए, तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको आगे कर लेते हैं। चलिए, इसी तरह से सेकंड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर एप्लीकेशन सेकंड, अब हम बात करेंगे, देखिए सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to uniformly charged sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर का मतलब क्या है, देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर या यूनिफॉर्मली इसको बोल सकते हैं कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग स्पेयर इसे कहा जाता है कंडक्टिंग स्पेयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर भी पूछा जा सकता है आपको, और इसी का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेयर। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से। ऐसा करते हैं, बना ही लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, एक स्पेयर है इस तरह से। स्पेयर मान लीजिए इस स्पेयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। स्पेयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और इस कैपिटल आर रेडियस को हमने क्या कर रखा है? रेडियस के स्पेयर को हमने चार्ज सप्लाई कर रखा है। अगर ये कंडक्टिंग स्पेयर होगा बच्चों, क्या होगा? कंडक्टिंग स्पेयर होगा, तो ध्यान रखिएगा मतलब इसका जो सरफेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है, कंडक्टिंग मटेरियल का है। तो जो भी हम इसे चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होगा? इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां हो रहा है? इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज है आपका ये कैपिटल क्यू। और कैलकुलेशन के पर्पज से मैं इस चार्ज को इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मानूंगा। क्या मानूंगा? कंसंट्रेटेड है नहीं, सेंटर पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पज से सारा चार्ज हम क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे। जिस तरह से सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया जाता है ना एक पर्टिकुलर बॉडी का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसी तरह से मैं इस कंप्लीट स्पेयर का जो चार्ज है इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड अज्यूम करूंगा। अब आपको इस चार्ज स्पेयर की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जो कि आपकी सेकंड एप्लीकेशन है। और किसकी हेल्प से करनी है? गॉस थ्योरम की हेल्प से करनी है। किसकी हेल्प से करनी है? गॉस थ्योरम की हेल्प से करनी है। तो यहां पर अब देखिए पॉइंट जो अगला आता है वो आता है कि कहां पर वो आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर लोकेटेड होगा? तो देखिए वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस से बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है और सरफेस के अंदर भी हो सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? यहां पर तीन अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। फर्स्ट केस, हमारा जो पहला केस होगा, केस वन। केस वन, पॉइंट P situated outside the sphere। पॉइंट P कहां सिचुएटेड है? आउटसाइड दी स्पेयर। या इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, वो ठीक रहेगा। केस वन, पॉइंट P situated outside the sphere। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहां पर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R किस तरह से? क्या मतलब है इसका स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R का? कि देखिए हमारा जो कंडक्टिंग स्पेयर था, हमारा जो कंडक्टिंग स्पेयर था वो कुछ इस तरह से था। रेडियस थी इसकी कैपिटल R और इसके सरफेस पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था चार्ज Q। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था चार्ज Q। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस स्पेयर के सेंटर से R डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये R डिस्टेंस हमने ब्रैकेट में क्या लिखी है? ग्रेटर है। स्मॉल r डिस्टेंस जो है वो क्या है? कैपिटल R से बड़ी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये पॉइंट ऑफ P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहां सिचुएटेड है? स्पेयर के बाहर। तो दोबारा से अब आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस से मैं इस कंप्लीट चार्ज Q को कहां कंसेंट्रेटेड मानूंगा? सेंटर पर। नाउ अब आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा? क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं आप। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। गॉस थ्योरम हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होती है। तो इस स्मॉल r डिस्टेंस को अगेन रेडियस अज्यूम करते हुए इस स्पेयर के चारों तरफ
इस स्पेयर के चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल स्पेयर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल स्पेयर कंस्ट्रक्ट कर लिया तो अब कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। दोबारा से यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे। एलिमेंट्री एरिया जो लिया है हमने उसका एरिया वेक्टर कहां हो गया, डी ए वेक्टर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां हो गई, बाहर की तरफ। तो दोबारा से हमारा जो पहला काम होगा यहां पर वो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डी ए क्या हो जाएगा गाइस, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोबारा से अगर आप देखेंगे तो ये होगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दोबारा यहां पर 0 डिग्री होगी तो डी फाई की वैल्यू हो जाती है ई इंटू डी ए। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 ना लिखें इसको, ठीक है, ई इंटू डी ए। छोटे से एलिमेंट्री, ठीक है, पॉइंट से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ई इंटू डी ए। नाउ सिमिलरली therefore for complete spare से पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, E इंटू ए। डायरेक्ट लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन करके आएगी ये वैल्यू, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं दिखा रहा हूं मैं यहां पर। ये फाई क्या हो जाएगा, E इंटू ए। इंटीग्रेशन नहीं दिखा रहा हूं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई। नाउ अगेन बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, गॉस थ्योरम ये वाला जो आपका रेड वाला जो स्पेयर है, जो हमने माना हुआ है, इसी रेड, ये रेड स्पेयर क्या है, सॉरी, ये रेड स्पेयर क्या है, ये रेड स्पेयर और कुछ नहीं है, ये आपका गॉसियन स्पेयर है बेटा। ये आपका रेड वाला जो स्पेयर है, रेड वन स्पेयर, ये क्या है, ये गॉसियन स्पेयर है। तो गॉसियन स्पेयर के लिए देखिए हम यहां पर कैलकुलेट करें, गॉसियन स्पेयर के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये आपका स्पेयर है, ये सारा का सारा जो चार्ज है ये रेड वाले स्पेयर के अंदर ही आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड। दोबारा से दोनों फ्लक्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पासिंग फ्लक्सेस एक ही स्पेयर के लिए कैलकुलेट किए गए हैं, दोनों को आपको सेम इक्वल करना है, सेम प्रोसेस है। तो ये हो जाएगा E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्यू, ए जो है वो क्या हो जाएगा, स्पेयर का एरिया एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई बन जाएगा K। तो फॉर्मूला वापस बनेगा बेटा आपके पास में E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तब भी लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केस 1। इसी तरह से केस सेकंड की बात करें, अब पॉइंट P को शिफ्ट करते हैं केस सेकंड। इसमें पॉइंट P सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अब मैंने क्या किया है, पॉइंट P को कहां सिचुएट कर दिया है, ऑन दी सरफेस ऑफ स्पेयर पर सिचुएट कर दिया है। किस तरह से, आपका जो स्पेयर है वो कुछ इस तरह का है बेटा, ठीक है ना। उस पर जो चार्ज है वो कहां है, यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक। स्पेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है
वो भी स्पेयर के ठीक ऊपर ही है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ आ गया? स्पेयर के ऊपर। और चार्ज स्पेयर के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को हम स्मॉल आर लेते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल हो गई, दोनों इक्वल हो गई। तो अगर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या वो ठीक इसके ऊपर ही बनेगा? जी हाँ, गॉसियन सरफेस अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो स्पेयर के ठीक ऊपर ही कंस्ट्रक्ट होगा। नाउ अगर हम वापस से प्रोसेस रिपीट करेंगे तो ये जो अबाव वाला केस 1 वाला प्रोसेस है वो एज इट इज वापस क्या हो जाएगा गाइस? रिपीट हो जाएगा। अगर आप प्रोसेस रिपीट करते हैं तो ऊपर वाला केस वापस से देखिए क्या होगा? रिपीट होगा। और एक्सप्रेशन जो इंटेंसिटी का आएगा आपके पास में वो यही आएगा। क्या आएगा? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है तो E की वैल्यू हो जाएगी बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। E की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। सेकंड केस में आपके पास में जो वैल्यू होगी वो ये बन जाएगी, वैल्यू जो बनेगी वो ये बन जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। क्लियर? ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। चलिए थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थर्ड केस बनेगा केस थर्ड, पॉइंट पी सिचुएटेड इनसाइड द स्पेयर। अब आपका जो पॉइंट P है वो कहां सिचुएटेड है? इनसाइड द स्पेयर। इनसाइड द स्पेयर होने का मतलब क्या हो गया? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्पेयर किस तरह से बनेगा देख लीजिए। ये स्पेयर हो गया, सपोज कर लीजिए स्पेयर पर, और ये स्पेयर की क्या हो गई? रेडियस r। स्पेयर पर चार्ज अभी भी कहां है? यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपने जो पॉइंट कंसीडर किया है r डिस्टेंस पर पॉइंट P, वो कहां है? इनसाइड दी स्पेयर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो पॉइंट P कहां सिचुएटेड है? इनसाइड दी स्पेयर, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो अब गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो इसी r को रेडियस अज्यूम करते हुए इनसाइड द स्पेयर ही बनेगा। गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कहां बनेगा बेटा? इनसाइड दी स्पेयर। ये क्या हो गया यहां पर? गॉसियन सरफेस, या स्पेयर भी लिख सकते हैं आप इसे। गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो अगर इसके लिए हम क्या करते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से अगर हम इस P पॉइंट पर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, तो वो हो जाएगी फाई इज इक्वल्स टू E इंटू ए। क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू E इंटू ए। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब? जी हां, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। चलिए उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में अगेन बाय गॉस लॉ, अगर हम इसी रेड वाले स्पेयर पर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। और दोनों ही फ्लक्सेस एक ही स्पेयर के लिए, सरफेस के लिए हैं, तो इक्वेशन 2 को हम इक्वल कर देंगे इक्वेशन 1 को वन के। तो क्या होगा? E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही इक्वेशन बनेगी आपके पास। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सारा प्रोसीजर सेम ही है ना? ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारे प्रोसीजर हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। लेकिन अब देखिए यहां पर सिग्मा क्यू जो होता है वो क्या होता है? चार्ज, टोटल चार्ज enclosed inside
the Gaussian surface, सिग्मा क्यू किसके इक्वल होता है बेटा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब अगर आप ध्यान दें तो ये आपका गॉसियन सरफेस है। क्या इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है? फिजिकली कोई चार्ज प्रेजेंट है? देखिए, इस इनसाइड द गॉसियन सरफेस में फिजिकली कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा चार्ज फिजिकली कहां प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ द मेन स्फीयर। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो Q, टोटल Q की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है बेटा इस गॉसियन सरफेस में, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पर है, इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो गई आपकी 0 अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। 0 से अगर किसी को भी डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही आएगी आपके पास में। क्या आएगी? 0। इसका मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। ये आपका थर्ड पॉइंट, और ये हमारे तीनों रिजल्ट्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं। ये आपका क्या हो जाता है? सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देख सकते हैं आप, देख लीजिए, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन। मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। इस तरह से क्लियर है सभी को? एक चीज और बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर तो यहां तक आपको क्लियर है? ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ग्राफ बिटवीन E and R for uniformly charged conducting sphere. Uniformly charged conducting sphere. Graph between E and R for uniformly charged conducting sphere. क्या होगा अगर हम ग्राफ की बात करें? तो देखिए, ग्राफ को समझेंगे किस तरह से। ग्राफ को समझिएगा। मैं यहां पर दो एक्सिस बना रहा हूं। ये एक्सिस हमारी हो जाएगी आर की एक्सिस और ये हो जाएगी ई एक्सिस। समझने के लिए मैं यहां पर एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। ये स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या हो गई? ये स्फीयर की रेडियस हो गई और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिए, अगर सेंटर पॉइंट से कैपिटल आर तक की हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, सेंटर पॉइंट से कैपिटल आर तक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी डिस्टेंस जो है इनसाइड द स्फीयर है। कहां है? इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इनसाइड द स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से लगा करके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन जब हम कहां पहुंच जा रहे हैं? हम पहुंच जा रहे हैं सरफेस ऑफ द स्फीयर पर। कहां पहुंच जाते हैं? मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस पर। तो वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिलती है जो कि कितनी होती है? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आप इधर देख सकते हैं, सॉरी, आप यहां देख सकते हैं
सेकंड वाला केस देखिए, फर्स्ट केस नहीं, सेकंड केस। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर वैल्यू क्या मिल रही है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर, सरफेस पर ये वैल्यू मिल रही है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब सरफेस पर ये वैल्यू मिल रही है आपको के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तब क्या कंडीशन रहेगी, तो यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू एकदम से इंटेंसिटी की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी और बढ़ के एक कांस्टेंट अमाउंट पर पहुंच जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, बढ़ गई। उसके बाद थर्ड केस में अगर हम जाते हैं तो हमारा केस 1 है जो कि है आउटसाइड द स्फीयर, फर्स्ट वाला केस। ये फर्स्ट वाले केस में आउटसाइड द स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रखी है आपको पास, इंटेंसिटी की वैल्यू आ रखी है बेटा के क्यू बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर। सॉरी, इसको मैं रब कर देता हूं वरना कंफ्यूजन बना रहेगा। यहां से जी, यहां से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी गाइस। अब ठीक है, तो क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, आउटसाइड द स्फीयर के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड कैसा बनेगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा विच इज फॉर्म ऑफ पैराबोला। यही सेम कंसिडरेशन हम यहां भी कर सकते हैं। यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मैक्सिमम और इसके आगे ग्राफ इस तरफ चला जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है ये हमारा ग्राफ बन जाएगा बिटवीन ई एंड आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं यहां। क्लियर है गाइस, चलिए, तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन जो है यहां पर कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एप्लीकेशन आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहां पर जो है वो कर लिया है। चलिए थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ जल्दी से। थर्ड एप्लीकेशन, electric field intensity due to infinite line charged wire। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। लाइन चार्ज वायर का मतलब क्या है, देखिए लाइन चार्ज वायर का मतलब क्या है, लाइन चार्ज वायर का मतलब है कि एक वायर है इस तरह से, सॉरी, एक वायर है जिस पर चार्ज जो है वो लीनियरली, मतलब उसकी लेंथ के अक्रॉस अलोंग, सॉरी, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आपका ये जो वायर है ये टॉप साइड से भी इंफिनिटी डायमेंशंस का है और बॉटम साइड से भी इंफिनिटी डायमेंशन का है। इस लाइन चार्ज वायर से कुछ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझिएगा, इस लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब क्योंकि अगर ये लाइन चार्ज वायर जो है ये इनफाइनाइट लाइन डायरेक्शन का है, तो इस पॉइंट पी को अफेक्ट करने वाला जो सेक्शन होगा वो केवल इतना ही होगा। बहुत ज्यादा ऊपर वाला जो सेक्शन होगा उसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ना के बराबर होगी। इधर भी बहुत नीचे वाला जो सेक्शन होगा उसकी वजह से भी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ना के बराबर होगी गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेते हैं, इतना सा सेक्शन ले लेते हैं जिसकी लेंथ सपोज कर लेता हूं मैं एल है। कितनी है? एल। ए बी सेक्शन हो गया ये वायर का ए बी। इसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी जो है वो कंसिडरेबल होगी। क्लियर है? हम ये मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम से इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इस पर जो टोटल चार्ज है वो मान लीजिए कितना है, कैपिटल क्यू है। आपको एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब भी हम किसी भी डेफिनेट शेप या साइज वाली बॉडी से गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी इस तरह की कैलकुलेशन हम करना जाए तो आप गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस अज्यूम करने के दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दो पॉइंट क्या होते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, आपको गॉसियन सरफेस इस तरह से अज्यूम करना है कि सारा चार्ज, कंसिडरेबल चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर आ जाए। इस तरह से आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है कि सारा चार्ज जो है वो उसके अंदर आ जाए। दूसरा पॉइंट आपको वो ध्यान रखना है कि जो भी आप सरफेस बना रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो उस सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस से पास होना चाहिए। अंदर नहीं, बिल्कुल सरफेस जो है, सरफेस का जो बाहर फ्रंट फेस है वो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास होना चाहिए। इस वजह से अगर मैं इस आर डिस्टेंस को रेडियस अज्यूम करते हुए यहां पर स्पेयर बना दूंगा, तो ये स्पेयर कुछ इस तरह से बनेगा जिसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो वायर का एनक्लोज्ड नहीं होगा। पॉइंट पी तो आपका सरफेस से पास हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड नहीं होगा। इस वजह से हम ये स्फेरिकल सरफेस यहां पर अज्यूम नहीं कर सकते। ये गलत है, स्फेरिकल सरफेस आप यहां पर अज्यूम नहीं करेंगे। देखिए, गॉसियन सरफेस का कोई पर्टिकुलर शेप या साइज नहीं होता, आप किसी भी तरह का सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन दो बातों का ध्यान रखना है आपको कि सरफेस जैसा ऐसा बनाए कि सारा चार्ज, एक तो कंसिडरेबल चार्ज सरफेस के अंदर आ जाए, क्योंकि फिर उसी चार्ज के लिए फ्लक्स कैलकुलेट होगा, और आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उस सरफेस से पास होना चाहिए। तो इस दो बातों का ध्यान रखते हुए अगर मैं यहां पर गॉसियन सरफेस की कल्पना करता हूं, इमेजिनेशन करता हूं, तो गॉसियन सरफेस कुछ सिलेंड्रिकल इन शेप बनता है। ऐसा गॉसियन सरफेस कैसा बनता है बच्चों, प्यारे बच्चों, गॉसियन सरफेस बनता है कुछ सिलेंड्रिकल इन शेप, इस तरह से। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सारा का सारा चार्ज जो है वो इस सरफेस के अंदर भी आ गया, प्लस ये सरफेस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आपको गॉसियन सरफेस यहां पर ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। क्लियर? यहां के लिए स्फेरिकल सरफेस नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सरफेस जो यहां पर होगा वो गॉसियन सरफेस होगा। क्लियर? साथ ही साथ ये तो बात हो गई सरफेस की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के साथ, इसी के साइडवेज में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी की बात करेंगे। देखिए, हमारा जो वायर है वो इतना है, एल लेंथ का सेक्शन लिया है हमने। ये एल लेंथ का सेक्शन लिया हुआ है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। अब इस एल लेंथ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। यहां पर इस वायर की वजह से इंटेंसिटी की अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करूं, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक छोटा सा एलिमेंट dl यहां पर कंसीडर करना होगा। ये छोटा एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको एक सिंगल पॉइंट चार्ज की फॉर्म में माना जा सकता है। इस dl की वजह से पॉइंट p पर, गाइस, पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी dE, क्या वो बाहर की तरफ होगी? जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज है, सीधी सीधी बाहर की तरफ होगी। इसी तरह से एक एलिमेंट, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, सिमेट्रिकली इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे भी अगर मैं कंसीडर कर लूं dl,
तो इस पॉइंट की वजह से, इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर की तरफ। अब दिक्कत क्या है, यहां आ जाती है कि सिमेट्रिकली अगर मैं इस वायर को डिवाइड करता हूं दो सेक्शंस में, तो इसका जो अपर पोर्शन है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी नीचे की तरफ, इसका जो अपर पोर्शन है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कहां? नीचे की तरफ, और इसका जो लोअर पोर्शन है गाइस उसकी वजह से इंटेंसिटी कहां? ऊपर की तरफ। तो एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती, एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे और मैं इन दोनों इंटेंसिटीज को दो कंपोनेंट्स में क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा। सपोज कर लीजिए ये भी प्लस एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है और ये भी प्लस एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्टेंसेस है, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां उतनी ही यहां से यहां है। अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। इस डीई का भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा डी कॉस थीटा और वर्टिकल होगा डी साइन थीटा। क्या क्लियर है आपको ये चीजें? क्लियर। तो अगर हम देखें तो अगर मैं इन सिमेट्रिकल सेगमेंट में दो एलिमेंट्स लेता हूं तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स है क्या वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ठीक वर्टिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से मैं जितने भी सेगमेंट्स इसके लिए कंसीडर करूंगा उतने ही सिमेट्रिकल सेगमेंट्स में इसके लिए भी कंसीडर करूंगा। तो जब हम सारे के सारे सेगमेंट्स की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो सारे सेगमेंट्स के साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पर निकलेंगे गाइस? हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि डायरेक्शन of net electric field intensity due to complete wire is only due to the sum of horizontal components, due to the sum of horizontal components of all elementary section of wire, whereas all vertical components will cancel out each other's effect, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी पूरे वायर की वजह से, ध्यान रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर वाले कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन दो बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो डायरेक्शन क्लियर हो गया, सरफेस कैसा लेना है ये भी क्लियर हो गया आपको। नाउ अब इस सरफेस के ऊपर आते हैं हम दोबारा से। देखिए ये सरफेस था हमारा, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी में मैं बनाऊंगा इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ सरफेस। छोटे छोटे सेक्शंस की वजह से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो मैं देखिए डायग्राम आपका ये है। यहां पर एलिमेंट्री सेक्शंस कैसे लेने पड़ेंगे, मुझे 3 लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि यहां पर देख लीजिए, एक तो ये आपका जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ऊपर वाला जो स्पेयर है उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर
आउटवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस वजह से हमें यहाँ पर 3 सरफेसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लेता हूं, इसको हम नाम दे देते हैं DA1। अगला यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस ले लेते हैं DA2, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ DA2। और तीसरा जो है हम यहां ले लेते हैं, इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं DA3। क्लियर? 3 लेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों की वजह से एलिमेंट्री फ्लक्स देखेंगे। यहां पर 3 सरफेसेस लेने पड़ेगी, क्योंकि देख लीजिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है, और स्ट्रक्चर भी, जो शेप भी है वो सिमेट्रिक भी क्या है, तीनों की डिफरेंट है। इस वजह से डी एलिमेंट्री फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर d5 इज इक्वल्स टू E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3। तीनों से पास होने वाला, एलिमेंट्री रिएक्शन से पास होने वाले फ्लक्स को ऐड करेंगे तो टोटल D5 बनेगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा EDA1 cos θ1 प्लस EDA2 cos θ2 प्लस EDA3 cos θ3, ये आएगा। अब देखिए θ1, θ2 और θ3 की वैल्यूज देखें हम दोबारा से हमारे डायग्राम पर। थीटा जो होता है वो क्या होता है, E और A के बीच का एंगल, E और A के बीच का एंगल। देखिए इस पूरे वायर की वजह से जो इंटेंसिटी डायरेक्शन है हमने अभी बात कर ली, वो कहां पर है बेटा, वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए E और DA के बीच में जो एंगल बन रहा है θ1, वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और DA एक तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम साइड में है। गुड। यहां पर देखिए तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली ही है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहां का जो θ2 कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। DA3 के लिए बात करेंगे तो यहां पर आपका जो एरिया वेक्टर है यहां पर भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां है, हॉरिजॉन्टल। पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसका DA3 वेक्टर कहां है, डाउनवर्ड। तो यहां पर जो आपका थीटा बन जाएगा θ3, वो भी कितना हो जाएगा गाइस, 90 डिग्री। θ3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स क्लियर हैं आपको। तीनों एंगल्स जब क्लियर हैं तो इनकी वैल्यूज हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन में, EDA1 cos 0 डिग्री प्लस EDA2 cos 90 डिग्री प्लस EDA3 cos 90 डिग्री। 90 डिग्री से cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी। कहने का मीनिंग ये है, आपका नेट एलिमेंट्री फ्लक्स क्या रह जाएगा, EDA1 फॉर कंप्लीट सरफेस। तो इससे आगे कंप्लीट सरफेस की बात करें तो फाई की वैल्यू हो जाएगी EA1, इंटीग्रेट कर देने पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, EA1। क्लियर है आपको? चलिए इससे आगे बात करें तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे अगेन बाय गॉस लॉ। ठीक है, मीनिंग एक ही रहेगा यहां पर, अगेन बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो फाई क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की टोटल वैल्यू आपके सरफेस में कितनी आ रही है, कैपिटल क्यू, तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करें तो EA1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू क्यू बाय A1 एप्सिलॉन नॉट। A1 क्या है यहां पर, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई RL।
2 पाई आर एल। सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही कंसीडर करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया कंसीडर नहीं करना है, जिसका एरिया होता है आपका 2 पाई आर एल। तो अगर इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं तो E की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर अगर आप देखें तो Q बाय एल जो होता है बेटा, याद कीजिए ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर वायर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाय एल। अब जब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इंटेंसिटी बन गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहां पर k बन जाएगा। क्या बन जाएगा? k बन जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर k बन गया तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2k लैम्डा बाय r। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 2k लैम्डा बाय r। तो फाइनली इंटेंसिटी क्या आएगी आपके पास? 2k लैम्डा बाय r। क्लियर? इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर की वजह से किसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा। इसके लिए देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा गाइस। डायरेक्शन के बारे में भी ध्यान रखें, ठीक है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ सरफेस। चलिए, तो आज की क्लास में हमने 3 एप्लीकेशंस की गॉस थ्योरम की। इसी तरह से कुछ 3 एप्लीकेशंस जो है वो और हम करेंगे। इसके बाद हमारा गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका CBSE, ठीक है, का चैप्टर 1 और RBSC चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।